नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष अपने एक बहुत नज़दीकी मित्र की गाड़ी के मोटर ओडी क्लेम केस को साझा करूंगा। मैं बताऊंगा उस क्लेम में क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे उन दिक्कतों का सामना किया और कैसे बीमा कंपनी से अपना वाजिब क्लेम लिया। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे YouTube, जो मेरा YouTube चैनल है, या जो भी मुझे लोग जानते हैं, तो वो मुझे फ़ोन से, ईमेल से, मैसेजेस से, व्हाट्सएप मैसेज से संपर्क करते हैं और अपनी क्लेम के संबंध में जब मुझे प्रॉब्लम बताते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि साहब आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए बीमा कंपनी से शिकायत की या कोई राइटिंग में कम्युनिकेशन किया, तो अधिकांश मामलों में मुझे पता चलता है कि लोगों ने बीमा कंपनी से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया होता, यहाँ तक कि एक भी ईमेल नहीं की हुई होती है। तो जो लोग मुझे YouTube से देखकर मुझसे संपर्क करते हैं, तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, साहब या तो आपने मेरे YouTube चैनल पर वीडियो को ठीक से देखा नहीं, या शायद लंबे लंबे वीडियो हैं तो आप पूरा देख नहीं पाए। मैं हर YouTube वीडियो में मतलब मोस्टली ये बोलता हूँ कि अगर बीमा कंपनी से आपको कोई प्रॉब्लम है, ग्रेवियंस है, बीमा कंपनी आपके साथ सही से डील नहीं कर रही है, या जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 है, जो उसमें तय जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए गाइडलाइंस है, उसके अनुसार काम नहीं कर रही है, तो आपको एक बीमा कंपनी को उसके लिए शिकायत करनी चाहिए, सही तरीके से करनी चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग शिकायत करते ही नहीं हैं। कम्युनिकेशन के नाम पर सिर्फ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसलिए वो मुझसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता। तो मेरी भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको खुद सही तरीके से कोशिश करनी चाहिए। आप सही से कोशिश करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपना बीमा क्लेम हक बड़ी सरलता से बीमा कंपनी से ले लें। तो अब मैं जो ये जो क्लेम है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उसको शुरू करता हूँ। तो मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और मैं पेशे से एक प्रोफेशनल अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ और काफ़ी साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। वैसे मेरा जो होम टाउन है, मूल निवास, वो एक चांदपुर जगह है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश में, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और वहाँ मेरे एक बहुत नज़दीकी मित्र हैं, श्री मनमोहन जी, उनका नाम मुन्ना लाल जी भी है। तो वो मेरे बहुत नज़दीकी मित्र हैं और जहाँ मेरा घर है मेरे पड़ोसी भी हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने मुझसे गाड़ी लेने के बारे में बताया और मैंने उन्हें फोक्सवैगन, टाटा, हुंडई, किया, इनकी एसयूवी एक्सयूवी टाइप की गाड़ियाँ दिखाई यहाँ नोएडा में, जो विभिन्न डीलर्स हैं उनके यहाँ पे। और फाइनली उन्हें किया सेल्टोस गाड़ी पसंद आई और पेट्रोल वर्जन वो गाड़ी उन्होंने ली। वैसे गाड़ी का उनका इस्तेमाल बहुत ही कम है, मोस्टली उनकी गाड़ी गैराज में खड़ी रहती है और कभी शादी कुछ फंक्शन या कभी खुद को डॉक्टर्स के जाना है तो इस काम में वो गाड़ी इस्तेमाल आती है, वरना वो खड़ी रहती है। तो जो मेरे दोस्त हैं उनकी अभी 2022 दिसंबर में बेटी की शादी हुई है। ये शादी जब तय हुई तो इस शादी होने से पहले
शादियां की तैयारी चल रही थी। तो अक्टूबर महीने में 9 अक्टूबर को मेरे दोस्त और कुल 4 लोग इस क्रेटा गाड़ी से, क्रेटा नहीं, सॉरी, मैं क्रेटा गलत बोल दिया, किया सेल्टोस गाड़ी से, किया सेल्टोस गाड़ी से ये चांदपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से रामनगर उत्तराखंड में जा रहे थे। और ये किसी शादी से संबंधित किसी काम के लिए इनको रामनगर जाना था। 4 लोग ये साथ थे, इनके एक नज़दीकी गाड़ी को चला रहे थे। मेरे जो दोस्त हैं गाड़ी मालिक, वो पीछे ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठे थे। एक इनके नज़दीकी रिश्तेदार इनके साइड में बैठे थे और एक मित्र आगे ड्राइवर की जो साइड सीट होती है वहाँ पे बैठे हुए थे। तो रास्ते में एक जगह सिवाहरा पड़ती है, सिवाहरा से ये पास हुए तो रामगंगा एक नदी है, उससे जस्ट थोड़ा, उससे काफ़ी पहले सिवाहरा से निकलने के बाद ही 2 बाइक वाले रास्ते में आपस में बहुत तेज़ी से आए और दोनों बाइक में आपस में टक्कर हुई और उनमें से एक बाइक उछलती हुई डिसबैलेंस होकर इनके गाड़ी में सामने फ्रंट राइट साइड पर लगी। जो इनके गाड़ी को चला रहे थे उन्होंने गाड़ी को उन बाइक्स वालों को डिसबैलेंस होते हुए देख भी लिया था और दूरी गाड़ी भी रोक ली, लेकिन वो जो बाइक्स वाले थे वो काफ़ी तेज़ी से टकराए और बहुत स्पीड में थे वो। तो एक बाइक वाला जो डिसबैलेंस होकर इनकी गाड़ी में फ्रंट राइट हैंड साइड पर लगा, जिससे इनकी गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए और फ्रंट राइट साइड से डैमेज हुई और वो बाइक वाला जो है सामने से लगता हुआ राइट साइड को दरवाजे से लगता हुआ गिरता चला गया। सब उसके बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और दोनों जो बाइक, जो आमने सामने जो बाइक टकराई थी, दोनों के चालक की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लहूलुहान थे वो। पुलिस भी पास में थी तो पुलिस भी आ गई और उसके बाद सब इनकी गाड़ी को थाने में ले जाया गया, बंद कर दिया गया फ़िलहाल और इनको वापस भेज दिया गया। खैर, और इन्होंने उसी दौरान बीमा कंपनी को भी सूचना दे दी। जो इनके साथ लोग थे उन्होंने कहा बीमा कंपनी को भी इस दुर्घटना की सूचना दो, इन्होंने सूचना दी। साथ ही इन्होंने उसके बाद मुझको बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने भी इनसे कहा कि अगर उनकी हालत गंभीर है तो पुलिस, शायद इसमें पुलिस एफआईआर करेगी और अगर उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब है या अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर पक्का ही एफआईआर करेगी। शायद पुलिस इसी बात का इंतज़ार कर रही होगी। तो आप गाड़ी वहाँ थाने में छोड़ के वापस आ जाइए और ये फिर गाड़ी कोर्ट से छुटानी होगी। उसके बाद ये लोग वापस अपने होम चांदपुर आ गए और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। 3 या 4 दिन बाद जो एक बाइक सवार जो था, जो इनकी गाड़ी से टकराया, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उस लड़के के फादर ने सिवारा, जो जगह सिवारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो जगह है, वहाँ थाने में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए और लापरवाही से गाड़ी चलाने और गाड़ी में टक्कर मारने के लिए। तो वो मुकदमा एफआईआर हुई इनके विरुद्ध। उसके बाद फिर गाड़ी, चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर गाड़ी कोर्ट से छुड़ानी पड़ती है। तो मैंने इनसे बताया कि अब आपको एक वकील करना होगा, जो गाड़ी चालक है उसकी ज़मानत करानी होगी और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद फिर गाड़ी को ठीक कराने का प्रोसेस होगा। अब मेरे जो ये दोस्त हैं, इन्हें भी कभी ऐसा अनुभव हुआ नहीं था जीवन में, इस तरीके से पुलिस थाने के चक्कर या कोर्ट के चक्कर, ये अनुभव था नहीं। खैर, उन्होंने
एक वकील किए जो शहर के वकील थे, उन्होंने फिर ये सारे प्रोसेस को कराया और गाड़ी को सुपरदारी पे छुटवाया, जमानत पे छुटवाया, और जो ड्राइवर साहब थे उनकी भी बेल कराई। ये सब प्रोसेस में लगभग 1 महीना लग गया, 1 महीना या इसके आसपास जो भी है वो लगा। इसके बाद फिर ये गाड़ी का जो बीमा था वो ICI लोम्बार्ड से था, और जो किया डीलरशिप के यहाँ से बीमा होता है, जो टाई अप पॉलिसी होती हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच, तो उस तरीके की ये टाई अप बीमा पॉलिसी थी। गाड़ी की टोइंग के लिए फैसिलिटी वो क्रेन वाली कंपनी की तरफ से थी। उनको फ़ोन किया, उनकी गाड़ी आई और गाड़ी को नियर बाई किया जो वर्कशॉप है उस पे छोड़ना था, तो उसने मेरठ या मुरादाबाद का ऑप्शन दिया था। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे सलाह की, तो मैंने कहा मुरादाबाद तो ठीक नहीं है, फिर हम मेरठ लेके चलते हैं। तो गाड़ी को मेरठ छोड़ा गया। उसके बाद अब क्लेम प्रक्रिया जब शुरू हुई तो मुझे मालूम था ये एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से बीमा है और इसमें एक थर्ड पार्टी लॉस भी है। तो ये जो बीमा कंपनी है इसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय लगाए या क्लेम अप्रूवल देने में बहुत ज़्यादा समय लगे। तो मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से मेरठ गया। उधर से मेरे दोस्त और जो गाड़ी चालक वो आए और हमने वहाँ क्लेम फॉर्म भरा, RC, पुलिस से संबंधित कोर्ट रिलीज़ ऑर्डर की कॉपी, ड्राइवर जो चालक था उसके बेल की कॉपी, KYC डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, और ये सारे पेपर जो भी पॉलिसी जितने भी पेपर्स थे ये वहाँ किया वर्कशॉप मेरठ में थी, वहाँ पे एक मिस्टर त्यागी जी थे वर्कशॉप मैनेजर, उनको दिए। मैंने अपना परिचय एक अप्रूव सर्वेयर के तौर पर उनको नहीं दिया था। हाँ, हमने उनको कहा कि साहब हमारी गाड़ी ये एक्सीडेंट हुई है और हमारे घर में शादी है जो मेरे दोस्त हैं इनके यहाँ, तो हमें गाड़ी ये बहुत जल्दी में ठीक करानी है, तो आप इसका हमारी प्रार्थना है कि आप इसको जल्दी एस्टिमेट बनाकर बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दें, और जैसे ही सर्वे हो जाए उसके बाद गाड़ी का रिपेयर काम शुरू कर देना है। उसके लिए जो भी रिपेयर होगी उसका खर्चा हम स्वयं वहन करेंगे। चूँकि हमें गाड़ी जल्दी ठीक करानी है, हमें गाड़ी की आवश्यकता है, तो हमें बीमा कंपनी के डिसीज़न के वेट नहीं करना है। जब भी आप क्लेम इंटीमेट करेंगे तो हमें उसकी जानकारी देंगे। बीमा कंपनी की तरफ से जो भी अप्रूव्ड सर्वेयर या जो कोई भी सर्वेयर इसका सर्वे करने के लिए आएगा उसका नाम, फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल आप हमें देंगे। हमने वहाँ गाड़ी जो भी सारी संबंधित आवश्यकताएं हैं वो पूरी की, उन्होंने हाँ किया और उसके बाद हम आ गए। फिर उन्होंने भी शायद 2-3 दिन या 4 दिन उसके एस्टीमेट बनाने में और क्लेम इंटीमेशन में समय लगाया। उसके बाद हमको कोई 7 या 8 दिन बाद पता चला कि गाड़ी का सर्वे हो गया है। एक मिस्टर चौधरी करके कुछ चौधरी करके उनका नाम था, उन्होंने गाड़ी का सर्वे किया। उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट डिटेल और फ़ोन नंबर दिया, ईमेल आईडी दी, तो हमें पता चला कि जिस व्यक्ति ने हमारी गाड़ी का सर्वे किया वो एक अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं है, उस पर IRDAI से लाइसेंस नहीं है और वो बीमा कंपनी का एम्प्लॉई है जिसे सामान्यतः इन हाउस सर्वेयर बोलते हैं। जबकि हमारी गाड़ी का जो रिपेयर एस्टिमेट था वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा का था। एयर बैग्स भी खुले थे, आगे राइट साइड से लगी थी, सस्पेंशन भी डैमेज था, व्हील रिम भी डैमेज था, राइट फ्रंट डोर भी डैमेज था, बम्पर डैमेज थे, हेडलाइट डैमेज थी,
और भी छोटे छोटे पार्ट जो डैमेज थे, फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास डैमेज था। तो जो है ये जो चौधरी जी हैं उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद हमें जब वर्कशॉप से ये जानकारी मिली, हमने बोला सब ठीक है, उन्होंने क्या अप्रूवल दिया? तो वर्कशॉप ने कहा उन्होंने कोई भी अप्रूवल नहीं दिया, बस वो फ़ोटोग्राफ्स लेके चले गए हैं और कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दिया तो अप्रूवल हम दे रहे हैं, आप हमारी गाड़ी का जो भी काम है वो रिपेयर कर दीजिए, जो भी पैसा है वो हम देंगे, अगर कुछ एडवांस चाहिए तो वो भी दे देते। लेकिन खैर उन्होंने कोई एडवांस नहीं लिया और हमने उनको, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेल पर लिख के दे दिया या जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे दोस्त को 15 दिन हुए होंगे या 20 दिन हुए होंगे, एक साहब का फ़ोन आता है, बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैं कल आपके पास आऊँगा, ये मेरा नाम है, ये ऐसे ऐसे मैं हूँ। इसके तुरंत बाद मेरे दोस्त ने मुझको फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे बीमा कंपनी कोई इन्वेस्टिगेटर साहब बोल रहे थे, ये उनका नाम है और उन्होंने कल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आने के लिए कहा है और कहा ये चीज़ें आप तैयार रखना। तो मैंने अपने दोस्त से कहा आपको कोई बीमा कंपनी से ईमेल या लेटर आया है? बोले नहीं। तो मैंने कहा जो ये साहब हैं उनको फ़ोन करो और उनसे बोलो कि साहब हम तब तक आपको एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक हमें बीमा कंपनी लिखित में नहीं देगी, क्योंकि हम तो आपको जानते ही नहीं आप कौन साहब हैं, कहाँ के इन्वेस्टिगेटर हैं, आप तो एक थर्ड पार्टी हैं, तो इसलिए हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जो कुछ भी आना है या चाहिए तो पहले बीमा कंपनी हमें लिखित पे दे, उसके बाद हम फिर आपको कुछ भी जानकारी देंगे या एंटरटेन करेंगे, इससे पहले आके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्त ने ये सब उनसे बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो इन्वेस्टिगेटर साहब थे, तथाकथित इन्वेस्टिगेटर साहब, वो चांदपुर में आ गए नेक्स्ट डे सुबह। उन्होंने वो बस से आए, बस स्टैंड से उतरते के साथ ही फ़ोन कर दिया मेरे दोस्त को कि साहब मैं आ गया हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई अगर अब आप आ ही गए हो, वैसे तो हमने कहा हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन आ गए हो तो बीमा कंपनी से हमें मेल करा दीजिए कि आप आए हैं और आपको क्या क्या वो चाहिए है। उसके बाद वो साहब उनसे मिले, लेकिन उन्होंने बीमा कंपनी में बात भी की, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई ईमेल नहीं की उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, उनको बोल देना साहब आपने आप जिसको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है कीजिए, आपको बीमा कंपनी ने लगाया है या जिसने भी लगाया, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है, ये जानकारी आप दे दो, बाकी कुछ जानकारी नहीं देनी है, कोई ना पेपर्स देना ना राइटिंग में देना है। उसके बाद साहब जिस बीमा कंपनी की तरफ से जिस व्यक्ति ने सर्वे किया था, जो मिस्टर चौधरी थे, उन्होंने भी फ़ोन करके कहा मेरे दोस्त को कि साहब आप इनको राइटिंग में स्टेटमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जैसे जैसे ये कह रहे हैं वैसे वैसे कर दो। मेरे दोस्त ने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, उनसे बोलो राइटिंग में दें, कंपनी अगर हमें ICICI लोम्बार्ड राइटिंग में देगी तभी हम एंटरटेन करेंगे, वरना ऐसे ज़बानी चीज़ की कोई कीमत नहीं। हमने भी बीमा कंपनी को क्लेम फॉर्म इंटीमेशन राइटिंग में दिए हैं, तभी जाके बीमा कंपनी ने सर्वे लगाया है या सर्वे किया जो भी है, या क्लेम प्रोसेस जो कर रही है बीमा कंपनी, वो सब इन राइटिंग चल रही है, ज़बानी कुछ नहीं होता। इसके लिए वर्कशॉप के जो मैनेजर साहब थे उन्होंने भी मेरे दोस्त से कहा कि नहीं साहब ये प्रक्रिया है, ऐसे ही होती है इन्वेस्टिगेशन में, आपको क्या दिक्कत है आप स्टेटमेंट दे दो। लेकिन हम यानी मेरे दोस्त अडिग रहे, हमने कुछ स्टेटमेंट या कोई भी उनको कुछ नहीं दिया, सिवाय वर्बली बता दिया ये एक्स। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेटर साहब वापस चले गए।
हमारी गाड़ी धीरे धीरे ठीक होने लगी और दिसंबर में जाके हमारी गाड़ी ये ठीक हो गई। जब हमारी गाड़ी ठीक हो गई उसका बिल बना लगभग 3,06,000 रुपये। वर्कशॉप ने हमें बताया। हमने ये बिल, जब ये बिल बन गया और गाड़ी ठीक हो गई, तब उसके बाद मैंने कहा अब हमें मेल कम्युनिकेशन करना होगा। तो चूँकि मेरे बहुत नज़दीकी मित्र थे, मैंने उनके लिए मेल लिखी और हिंदी भाषा में ही मेल लिखी। मैं हमेशा कहता हूँ आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में मेल लिख सकते हैं। तो चूँकि मेरे दोस्त भी समझ सकें अच्छे से, तो मैंने हिंदी भाषा में ही मेल उनके लिए लिख के जो मैटर था मैंने दिया। उसमें हमने लिखा साहब बीमा कंपनी को कि आप, एक तो आपने साहब हमारे केस में हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। यह 3 लाख से ज़्यादा का इसमें क्लेम लॉस हमने किया, दावा किया आप पे 3 लाख से भी ज़्यादा का, जो कि बीमा नियमों के अनुसार एक अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट करना इसमें ज़रूरी था। लेकिन बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर ही नहीं लगाया और इस काम को अपने एक एम्प्लॉय जो कि इस काम के लिए अयोग्य था उससे सर्वे कराया। ठीक है, उसके बाद उस जो आपका एम्प्लॉय था जिसे इन हाउस आप सर्वेयर बोल रहे हैं, उसने कोई भी हमें जानकारी नहीं दी, कोई ना अप्रूवल ना ये कि उसे क्या आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। वो अपना करके फ़ोटोग्राफ चला गया और हमारी गाड़ी फिर हमने अपनी जिम्मेदारी पे ठीक कराई। अब हमारी गाड़ी ठीक हो गई है और इसका 3,03,000 या 5,000 ऐसे जो भी था वो रिपेयर बिल है। तो साहब आप हमें कैशलेस क्लेम फैसिलिटी दीजिए, हमारा क्लेम सेटल कीजिए। हमारी गाड़ी काफ़ी लंबे में समय में ठीक हुई है और हमें गाड़ी की बहुत आवश्यकता है। और ये मेल हमने बीमा कंपनी के हायर ऑफिशियल्स को की, IRDAI को की और फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको की। इसके बाद, इस मेल के बाद ही जो मेरठ ICICI लॉम्बार्ड के जो भी इंचार्ज साहब थे उनका फ़ोन आया, मेरे जो दोस्त हैं उनको, मेरे दोस्त के बेटे भी इस क्लेम को डील कर रहे थे, दोनों के पास उनके फिर फ़ोन आने लगे, मेल आने लगी। तो पहले तो यही कि साहब आपने बिना हमने तो अप्रूवल ही नहीं दिया और आपने गाड़ी शुरू कर दी। तो इस तरीके से वो फ़ोन पर जवाब देने लगे और बोले कि साहब वो अभी इसमें पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, हमारा इन्वेस्टिगेटर आया था और आपने लुटा दिया। तो मैंने अपने दोस्त को पहले ही बताया हुआ था, वो भी सब चीज़ें समझ गए थे फिर धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा साहब आपने हमें राइटिंग में दिया ही कहाँ, आप हमें दिखाइए, आपने कभी कहा हो, आपकी तरफ से कोई मांग आई ही नहीं। तो वो फिर साहब हाँ चौंक गए। उसके बाद हमने फिर से मेल किया, हमने कहा साहब अगर बीमा कंपनी को किसी भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो हमसे मेल पे ही मांग सकती है, हम मेल पे ही देंगे। और कोई भी चीज़ की इस क्लेम को सेटल करने के लिए आवश्यकता है वो हमें बता दे। बीमा कंपनी को कोई जांच इन्वेस्टिगेशन कर ली है तो वो करा ले, हमसे कोई सहयोग चाहिए तो वो हमें लिखकर बता दे। इसके बाद बीमा कंपनी ने हमें मेल पर लिख कर दिया, वही साहब जो पहले आए थे उनका नाम लिख कर दिया कि साहब ये आएंगे और इन्हें ये 4 पेपर्स, 4 आवश्यकताओं के बारे में लिखा। उसमें शायद आधार कार्ड और गूगल टाइमलाइन हिस्ट्री और KYC डॉक्यूमेंट शायद किसी और के, और ITR, कुछ इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की। तो हमने लिखा साहब हम अपनी KYC जो इंश्योर्ड हैं वो दे चुके हैं, दूसरे जो बाकी गाड़ी में 4 लोग हैं उनकी KYC हम नहीं दे सकते, सबका वो निजी मामला है, और उनका आधार कार्ड वो भी निजी मामला है, उसका क्लेम से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरे का आधार या पैन कार्ड भी हम नहीं दे सकते। गूगल टाइमलाइन, इस देश में राइट टू प्राइवेसी है, तो हमारा फ़ोन है, हम ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, तो हम अपना फ़ोन किसी को दिखाना नहीं चाहते।
आपको दूसरा जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं आप हमें बता दीजिए, हम मेल पे पहले भी दे चुके हैं और जिसका भी स्टेटमेंट चाहिए वो हम मेल पे ही देंगे, हम वैसे किसी को लिख कर नहीं देंगे। इसके बाद खैर वो साहब आए, वो साहब ठीक थे और मैं भी गया उस दौरान जब वो जो साहब जिनको आना था, क्योंकि कई बार ये बड़ी गलत तरीके का व्यवहार करते हैं तो इसलिए मैं साथ रहा, क्योंकि मेरे दोस्त सीधे हैं, सरल हैं। तो वहाँ गए, फिर हमने उनको जो दुर्घटना वाली जगह है वो दिखा दी, जो लोग गाड़ी में साथ थे उनसे भी हमने मिलवा दिया। वैसे हमने लिख दिया था कि साहब वो सब व्यापारी लोग हैं, उन पे इतना समय अगर समय हुआ तो वो मिल लेंगे, बाकी वो हमारे कोई मुलाजिम नहीं है कि आपने कार हमने उन्हें आपके सामने खड़ा कर दिया, अगर उनका समय उन पे समय हुआ तो वो आपसे मिल लेंगे। तो खैर वो हमने उनको उनसे मिलवा दिया। उसके बाद जो भी उनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं थी वो पूरी की, वो चले गए और इस तरीके से बीमा कंपनी का इसको इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए या जो भी, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने कहा साहब अब हमारी गाड़ी का कैशलेस क्लेम दीजिए। तो बिल हमारा 3 लाख कुछ था, उसके थोड़े दिन बाद बीमा कंपनी बोली कि हम 2 लाख का क्लेम देंगे और ये वर्कशॉप ने इसमें 1 लाख रुपए, लगभग 90,000 रुपये के करीब का जो है एक्स्ट्रा काम किया। जैसे इसका व्हील रिम है, ये डलने नहीं डलना था, कुछ कोई वायरिंग थी वो ठीक है वो डलने नहीं थी, ज़बरदस्ती डाल दी। तो हमने कहा, हमने फिर उसके लिए मेल पे जवाब दिया उनको। हमने कहा साहब आपका जो सर्वेयर है उसने तो कुछ अप्रूव ही नहीं किया था, तो इसलिए वर्कशॉप ने ठीक गाड़ी करनी थी। और वर्कशॉप अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसे आप रिम कह रहे हैं तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आपके यहाँ जिसने सर्वे किया है वो अप्रूव्ड सर्वेयर ही नहीं है। इस गाड़ी का जो फ़ोटोग्राफ, चूँकि मैं जब गया था मैंने गाड़ी के फ़ोटो लिए थे, रिम भी इसका काफ़ी बेंड था और वायरिंग भी इसकी डैमेज थी। तो चूँकि ये आदमी अगर इसको रिम ही नहीं दिखाई दे रहा तो ये क्या लॉस असेसमेंट करेगा। तो ये हमने जब मेल की उसके थोड़े दिन बाद ही बीमा कंपनी फिर 2,95,000 रुपये देने के लिए फ़ोन आया बीमा कंपनी का कि साहब अब मान जाइए हम 2,95,000 कर देते हैं। 3,05,000 या 3,000 कुछ ऐसे बिल था जिसमें कुछ ड्राई क्लीनिंग और कुछ छोटे मोटे काम भी थे। तो सिर्फ 3-4-5 हज़ार रुपये का काम था ये जो अब असेसमेंट है। तो फिर मेरे दोस्त इस चीज़ के लिए तैयार हो गए, कह रहे अब तो ठीक है, वो खुश थे। मैंने कहा तो फिर ठीक है 2,95,000 हम ले लेते हैं। उसके बाद बीमा कंपनी ने वो क्लेम सेटल किया, लेकिन बीमा कंपनी ने ये पैसे भी डीलर, जबकि हम गाड़ी पेमेंट करके ले चुके थे, हमने पहले ही गाड़ी जैसी वो जो उनका एक आदमी आया था उसकी आवश्यकताओं को पूरी करके पेमेंट करके गाड़ी ले ली थी। तो फिर